बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान की सियासत के अंदर इस वक्त जो एक महवर नज़र आ रहा है वो कोई शख्सियात नहीं है, बल्कि वो एक ऐसा मुसव्वदा है जिसके ऊपर रोज़ाना हर गुजरते घंटे के बाद एक अलग ही सूरत हाल बनती हुई नज़र आती है। आईनी तरामीम का जो मुसव्वदा है उसके ऊपर चंद जमातें अपनी राय दे रही हैं, चंद सियासतदान अपनी राय दे रहे हैं और कुछ ऐसे सियासतदान हैं जो मुआवनत के लिए अदालत के दरवाजे तक जा पहुंचे और अदालत का दरवाजा खटखटा रहे हैं। वकला की भी एक बहुत बड़ी तादाद है जो आईनी तरामीम के मुसव्वदे और उसके ऊपर अदालत की तरफ से रहनुमाई के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा रही है। आईनी तरामीम क्या हो सकती हैं, इसके मुसव्वदे में मुतवक्के तौर पर क्या रद्दोबदल आ सकता है और ये कब तक पेश होगा, इसकी मंजूरी कब तक होगी, इसके ऊपर आज मुफस्सल हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। मगर अभी से कुछ देर पहले हुकूमत की तरफ से भी जो एक अनाउंसमेंट की गई है वो अवाम के फायदे के लिए की गई है। बज़ाहिर तो ऐसा नजर आ रहा है क्योंकि ऐलान किया गया है कि जो IPPs हैं, 5 ऐसी IPPs हैं जिनको बंद करने का फैसला किया है। हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि इससे कौमी खजाने को 411 अरब रुपए की बचत होगी और सार्फिन को भी अरबों रुपए का फायदा होगा। क्या वाकई ऐसा सब कुछ होने जा रहा है? क्या वाकई अवाम को इतनी बचत होगी? क्या वाकई कौमी खजाने के अंदर इतना पैसा बच जाएगा? ये वो सवालात हैं जो आमिर मतीन साहब के सामने हम रखेंगे। आमिर साहब, IPPs, महंगाई, बिजली, सब चीज़ें इनके ऊपर बात होगी, मगर मुझे एक नज़र आ रही है चीज़, होना तो बहुत कुछ चाहिए, गवर्नमेंट को बहुत सारी चीज़ें जिसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, मगर वो सिर्फ आईनी तरामीम का एक जुमला है जिसके पीछे भागते चले जा रहे हैं और बस उसी लकीर को पीटते चले जा रहे हैं। जी, ये बहुत अहम बात है कि अंग्रेज़ी में इसे कहते हैं कि कॉग्निटिव डिसोनेंस, कि यहाँ पे एक डिस्कनेक्ट है, कि एक तज़ाद है तरजीहात के दरमियान में कि इस वक्त दुनिया में अभी आलमी जंग का एक ख़दशा है। ये अगर टला नहीं है कि इसराइल जो है अगर ईरान पे हमला कर देता है तो ये हमारे बॉर्डर पे जंग आ चुकी है। दुनिया में आलमी जंग के ख़दशात हैं, अंदरूनी तौर पे भी लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी सिचुएशन ख़राब है कि ये अगर फॉर एग्ज़ाम्पल KP में जो है रोज़ बम धमाके हो रहे हैं, बलूचिस्तान में तवातर के साथ हो रहे हैं, ये पंजाब में कच्चे के डाकू नहीं संभाले जा रहे, कराची में ये जो चाइनीज़ के ऊपर हमला हुआ है, ये बड़े मसाइल हैं। और अगर ये तेल की कीमत जिस तरीके से बढ़ रही है, ये एक हफ्ते में $70 से बैरल पर बैरल जो है वो 80 के करीब पहुँच गया है। और अगर ये ज़्यादा बढ़ता है तो ये हमारे लिए $3-4 बिलियन का, जिससे ये जो प्राइम मिनिस्टर की महंगाई के जो आप दावे कह रहे हैं ना, ये एकदम से वो भी बैठ जाएंगे, हमारा जो है रिजर्व्स भी उड़ जाएंगे और बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन भी हो जाएगी जिस तरह के यूक्रेन की वॉर के बाद सिचुएशन हो गई थी। मगर यहाँ पे एक बस है उनको हुक्मरानों को सिवाय आईनी तरमीम की बाय हुक और क्रुक सिर्फ वही, उसके अलावा कुछ नहीं है। और उसके अंदर डेस्परेशन ये है कि वो बिलावल साहब यहाँ तक कहते हुए नज़र आए हैं कि जनाब चाहे उसके लिए लोटे बनाने पड़े वो भी कर लेंगे। और ख्वाजा आसिफ साहब ये फिर आ रहे हैं कि जनाब अगर वो नहीं किया तो फिर जो है ना ये कहीं 8 फरवरी के इलेक्शन जो है ना नल एंड वाइड ना हो जाए। तो उन्हें ये खदशा है कि नई अदालत में अगर ये ना कंट्रोल की गई तो ये कहीं इलेक्शन को ना खुलवा दें। अब ये और उसके लिए वो चाहे मखसूस नशिस्तों को तब्दील कराएं, चाहे लोटे बनवाएं, कुछ भी करने के लिए तैयार है। आज भी जो मीटिंग हुई, बिलावल साहब जो है नवाज शरीफ साहब को मिलने गए पंजाब हाउस में और वहाँ उन्होंने कहा जी हमारे मसबे तो मिल गए हैं। बीच में एक मसला आया हुआ है JUI का। JUI ने आज भी उनके तर्जमान ने उन्होंने कहा जनाब ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम जो है ये फौजी अदालतें या इंसानी हकूक़ के वायलेटिव जो शिकें हैं उनको कबूल करें या किसी किस्म का अलहदा बेंच उन्होंने जी बिल्कुल बन सकता है। बाकी अभी वो JUI डटी हुई है, बल्कि उन्होंने जो तफसीलात बताई हैं कि ये किस तरीके से ये हो चुका था, ये कर चुके थे, वो मज़ीद खौफनाक हैं। उन्होंने कहा जी ये जुमे वाले दिन हमारे पास आए बिलावल साहब रात के 12 बजे कि जनाब ये हम कल परसों में ये करने जा रहे हैं, आप भी ताबन करें। उनका जी आप मसवदा तो बताएं है क्या? उनका जी मुझे तो खुद अभी मिला है। अच्छा। बगैर मसवदा पढ़े, बगैर सोचे समझे जो है ये आईनी तरमीम करने जा रहे
उनका जी फिर हमने अपना, हमें भी एक मसवदा दिया गया, पता चला जी दोनों के मसवदे ही अलग हैं। मतलब कोई मसवदा एक नहीं था, कोई बातचीत नहीं थी, कुछ पता नहीं, आंखों पे पट्टी बांध के जो है तमाम की तमाम हुकूमती पार्टी के अरकान रात के 12 बजे तक वहाँ तैयार बैठे हुए थे। अगर JUI ना आड़े आती तो ये हो चुका हुआ था, ये कर चुके हुए थे। तो ये जहाँ पे हालात हों, तरजीहात का ये मसला हो कि दुनिया किसी और मसले में फंसी हुई है, खित्ते के अंदर जंग चल रही है, अंदरूनी तौर पे ये मसाइल चल रहे हैं, तो पता नहीं क्या हम तो आईनी मजबूरी है, नहीं आगे बढ़ रहे हैं। आईनी तरमीम बस हो जानी चाहिए और कोई काम नहीं है। क्यों? अब उसका जवाब ख्वाजा आसिफ साहब ने दे दिया कि इनको डर है कि ये हुकूमत, ये इख्तियार, ये ताकत चली जाएगी, सर्वाइवल का वो सर्वाइवल और कंट्रोल करना है। साफ ही उन्होंने कहा जी मंसूर अली शाह साहब जो है ना बिलावल ने, कि वो कंट्रोल नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करना है। तो वो तकलीफ इसलिए भी होती है कि पीपल्स पार्टी की तरफ से, पीपल्स पार्टी की बहरहाल क्या करें, एक उम्र का एक हिस्सा गुजर गया, हमारा भी जमहूरियत के लिए लड़ते में, और उसके साथ पीपल्स पार्टी उस ज़माने की पार्टनर होती थी। मगर उसके बाद ये देख के हाल के कि ये आसिफ ज़रदारी की एक पार्टी बन के रह गई है और बिलावल सिर्फ अपने वालिद साहब की ज़ुबान बोल रहे हैं, उनके अंदर अपने नाना वाली कोई किसी किस्म की गुफ्तगू नहीं फरमा रहे। तो ये एक बड़े तकलीफ दह पहलू है कि इसके ऊपर क्या क्या रोना पीटना, रोज़ नोहासाजी करते रहते हैं और क्या करें। आपने पीपल्स पार्टी की बात की, पीपल्स पार्टी का एक अरसे तक एक हिस्सा रहे, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी की इस वक्त अंदरूनी लिहाज से या पार्टी के अंदर सोच क्या है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी को क्या किस तरह से लीड किया जा रहा है, क्या उनको बताया जा रहा है? बात करने के लिए इस वक्त सीनियर सियासतदान और सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बेहद शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। जी आमिर जी मुस्तफ़ा, आप भी हमारी तरह पीपल्स पार्टी के साथ मुंसलिक रहे। हम मतलब पीपल्स पार्टी की उस स्ट्रगल में 80 की दहाइयों से शामिल रहे, तो वो उनकी जमहूरियत के लिए और मज़ाहमत के लिए जो काविश रही है उसको डिनाई नहीं किया जाता। मगर अभी ये जो सुनते हैं जो पीपल्स पार्टी की तरफ से, जिस तरह ख़ास तौर पे बिलावल साहब की ये बयान आया कि जनाब लोटे भी आइडियल सिचुएशन तो नहीं है ना, अगर लोटे बनाने भी पड़ जाए तो क्या, मोर और लेस यही उन्होंने कहा। तो मुझे तो बहुत तकलीफ है, मैं चाहता हूँ आप बताएं इस पर कि क्या आप कैसे देखते हैं, क्यों कैसे ये हुआ? जी शुक्रिया आमिर भाई। सिर्फ आप नहीं, बहुत से लोगों को जिनकी पीपल्स पार्टी से एक निस्बत रही है, जिन्होंने डिक्टेटरशिप्स के मुकाबले में हमेशा पीपल्स पार्टी की जमहूरी सियासत को तरजीह दी, वो तमाम लोग इस वक्त परेशान हैं और दुख में मुब्तला है कि ये पीपल्स पार्टी किस रास्ते पर चल पड़ी है। मुस्लिम लीग नून ने अपनी कमाल महारत से नाकामियों का जो ताज है वो पीपल्स पार्टी को पहना दिया है। पिछले हफ्ता 10 दिन से आपको मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाजुल नादिर ही मिलेंगे इन आईनी तरमीम पर बात करते हुए, लेकिन बिलावल साहब आपको हर जगह नजर आएंगे। तो मुझे तो इस हिकमत अमली की बिल्कुल समझ नहीं आई कि ये क्यों ऐसा किया जा रहा है। और फिर आपने जो जिक्र किया कि इस हद तक कह दिया कि रेनेगेट वोट्स लेकर हम इस आईनी तरमीम को करा लेंगे। रजा रब्बानी साहब ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने स्टेटमेंट जारी की, उन्होंने कहा रेनेगेट वोट्स लेकर आईनी तरमीम कराना उसकी साख को कहीं का नहीं छोड़ेगा। तो जहां पर पार्टी के अंदर भी आवाजें उठ रही हैं, लोग ये समझने से कासिर हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी पावर पॉलिटिक्स ही सब कुछ नहीं है। आपकी जमात की एक 60 साल से ऊपर की तारीख है और उस तारीख में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा ये कॉन्वर्सेशन कम से कम उनके लिए अहम थी, जमहूरी असूलों की, ह्यूमन राइट्स की। और आज हैरानगी होती है कि किस तरीके से ये कॉन्वर्सेशंस पीपल्स पार्टी के लिए गैर अहम हो गई हैं। और जिस मुसवदे का आप जिक्र कर रहे थे अपने इब्तदाइये में, हैरत हुई कि अगर आर्टिकल 8 के अंदर अमेंडमेंट की बात आ जाए, किसी भी शहरी का मिलिट्री ट्रायल करने की बात आ जाए, तो पीपल्स पार्टी किस तरह वो मसवदा लेकर किसी जमात के पास जा सकती है और कह सकती है, फॉर दैट मैटर एनी सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक पार्टी, कि जी इसमें तरमीम कर ली जाए। पीपल्स पार्टी तो इस इंसानी हकूक के हवाले से जो लेजिस्लेशंस हैं, जो हमारे आइन के अंदर गारंटीज हैं, उनकी मुहाफ़िज़ समझी जाती है।
उनकी तरफ से इस तरह का रवैया यकीन कीजिए कि दुख हुआ। वैसे माफ कीजिएगा, वो पीपल्स पार्टी की अंदरूनी बल्कि आवाज़ें आप कह रहे हैं कि अंदर से आ रही हैं। रज़ा रब्बानी साहब भी बड़े लेट बोले, ये वो भी हमारे जैसे लोगों ने शोर मचाया कि जनाब इतने कदावर लोग बैठे हुए हैं पीपल्स पार्टी में, उनकी आवाज़ें क्यों नहीं आ रही, उनके अलावा कोई अभी तक आवाज़ नहीं नज़र आई। मैं आपको ये दाद देनी पड़ती है कि मुझे कोई मिसाल नज़र नहीं आती है कि सूलों की बुनियाद पे आप अपनी सेनेटरशिप छोड़ के पार्टी से अलहदा हो गए, बल्कि आवाज़ें नहीं आ रही। बिलावल यहाँ तक कह गए, उन्होंने कहा जी मंसूर अली शाह साहब इसलिए कबूल नहीं है कि ये सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये कब से ये रिक्वायरमेंट होगी है चीफ जस्टिस की कि उसने सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करना है? ये आपको समझ आइए इसकी, ये क्या कह रहे हैं? जी मकसद तो साफ जाहिर है आमिर भाई के ये आईनी तरमीम की सबसे पहले इस गुस्सारी गुफ्तगू, इस सारे किस्से के छेड़ने की आप टाइमिंग को देखिए। ये वो टाइम है कि जिसमें 25 तारीख को एक ट्रांजिशन होने जा रहा है। 25 तारीख को एक चीफ जस्टिस रिटायर होंगे और नए इनकमिंग चीफ जस्टिस ने अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू द लॉ, उन्होंने चार्ज लेना है। उसी वक्त ये बहस छेड़ देना, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात कर देना, ये सिर्फ और सिर्फ जो एग्जिस्टिंग चीफ जस्टिस है, अब ये एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि उनको री एम्प्लॉय करने के लिए, और जो इनकमिंग चीफ जस्टिस है या जो एग्जिस्टिंग सुप्रीम कोर्ट है उसको डीफैंग करने के लिए, उसके विंग्स को क्लिप करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। ये बात 2 महीने बाद भी की जा सकती थी या 6 महीने बाद भी की जा सकती थी। और फिर जो सबसे अहम बात है आमिर भाई कि जब मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक रिट लेकर गया हूँ और वहां पर मैंने ये कोर्ट के सामने इस्तदा रखी है कि ये इस हकीकत से, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि पार्लियामेंट का काम है आइन साजी, पार्लियामेंट का काम है कानून साजी, लेकिन हम बतौर शहरी पाकिस्तान के ये जानने का हक तो महफूज रखते हैं कि जो कानून साजी या आइन साजी की जा रही है वो है क्या, उसका ड्राफ्ट तो कोई सामने आना चाहिए। यहाँ पर तो लोगों को बिठा दिया गया कि 1 घंटे के अंदर हम उनसे ये लेजिस्लेशन पास करा लें, दोनों हाउसेज से सारे प्रोसेस को वायलेट कर लें और उसी रात जो प्रेसिडेंट है वो उसके ऊपर दस्तखत करके उसको आइन का हिस्सा बना दें। तो जब 18वीं तरमीम हुई थी उस वक्त भी कंसल्टेशन का एक ऐसा ब्रॉडर प्रोसेस था कि जिसमें अवामुन नास को भी ये मौका दिया गया था कि वो अगर अपनी कोई तजवीज और राय देना चाहते हैं, 1 महीने का टाइम रखा गया था। अखबारात के अंदर इश्तिहार दिए गए थे कि वो आकर अपनी तजवीज भी दे सकते हैं और बजरिया खतूत भी दे सकते हैं। तो जो कंसल्टेटिव प्रोसेस है वो तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया है और मैंने तो ये इस्तदा की है कि गवर्नमेंट को पाबंद किया जाए कि वो इसके अंदर, हम ये नहीं कह रहे कि पार्लियामेंट कानून साजी नहीं कर सकती, लेकिन गवर्नमेंट को ये पाबंद कर दिया जाए कि वो इस इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन के लिए इस ब्रॉडर कंसल्टेशंस करे और इसको अवाम को इसके अंदर पार्टिसिपेट करने का मौका फराहम करे, जो कि हमें नहीं नजर आ रहा। मैं इसमें सिर्फ इजाफा करूंगा कि 18वीं तरमीम के अंदर बिल्कुल 1 साल बहस हुई, 500 आवर्स की उसकी प्रोसीडिंग्स थी, मगर जब असम्बली के अंदर पार्लियामान में पेश की गई तो उस वक्त बुलडोज की गई और हमें बड़ी शिकायत थी, जिसकी वजह से बाद में फिर उस वक्त लगता था गलत है, 19वीं तरमीम करवाई गई, इफ्तिखार चौधरी साहब ने एक किस्म की ठोंसा। तो अगर वो बहस की गई होती पार्लियामान के, उस पर हमें भी पता होता कि इसका बैकग्राउंड क्या है, हम भी शायद पार्लियामान के साथ खड़े होते कि इनका राइट है सुप्रीमेसी का कि ये उसके ऊपर अगर कोई निगहदाश्त करना चाहते हैं जजेस की तैनाती पे। खैर अब तो कॉन्टेक्स्ट ही बदल गया है कि अभी पार्लियामान को देते वक्त वो डर लगता है, मगर वो उसकी वजह से वो उस वक्त बुलडोज किया गया और मुश्किलात बाद में इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आई क्योंकि ये नहीं था पता कि इन तमाम शिकों के पीछे बैकग्राउंड क्या था। एनीवे, मगर आज की उसमें जो ख्वाजा आसिफ साहब ने, उन्होंने तो JUI की मेहरबानी है कि वो खड़े हुए हैं, मगर उन्होंने लगता है इंतज़ाम कर लिया है। उन्होंने साफ कहा है कि जनाब उनको डर ये है कि ये 8 फरवरी के इलेक्शन के डब्बे ना खुल जाएं अगर ये कंट्रोल ना की गई अदालत को, तो वो चाहे बाय हुक और क्रुक मखसूस नशिस्तों का फैसला तब्दील कराएंगे, जो मर्जी करेंगे, वो तो करने पे तुले हुए हैं। जी इसमें देखें, अब इस इलेक्शन की हकीकत पूरे पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। अब उस इलेक्शन के ऊपर आप उस लिड को कितनी देर तक बरकरार रख सकेंगे?
मुझे बताइए कि क्या पूरे पाकिस्तान में या पाकिस्तान के पूरे इलेक्शंस की तारीख में आपको ऐसी कोई मिसाल मिलती है कि लाहौर में मियां नवाज शरीफ साहब के हलके में रात को जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं वो बीमार हो जाते हैं अचानक, उनको अस्पताल दाखिल कराया जाता है और सुबह 3:30 बजे इलेक्शन कमीशन एक नया रिटर्निंग अफसर अपॉइंट कर देता है मियां नवाज शरीफ साहब के अपने हलके में, और फिर वोटों की गिनती अचानक मुकम्मल होती है और मियां नवाज शरीफ साहब इलेक्शन जीत जाते हैं। मैं तो हैरान हूं कि मियां साहब का ऐड कर दूं कि मियां साहब के जो इलेक्शन के जो रिजल्ट का ये जो पतन की रिपोर्ट आई हुई है, कौमी हल्के और सूबाई हल्के के अंदर जो है वोटों का इतना फर्क है कि वो तकरीबन कोई 33% लोग हैं जिन्होंने सिर्फ कौमी में डाला है और सूबे के अंदर डाला ही नहीं है। वो बड़ी मज़ा किस्म के रिजल्ट है, बच्चा भी पढ़ लेना तो उसको भी समझ आ जाती है ये कैसे बनाए गए हैं। प्लीज जारी रखिएगा। जी, तो ये आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की, और पतन की जो रिपोर्ट्स हैं पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन के बारे में ये तो कच्चा चटा खोल देने के लिए इस इलेक्शन का काफी है। अब इसके ऊपर आप पब्लिक सैंक्शन देखें, बहुत बड़ी चीज होती है। इस वक्त हुकूमत जो मौजूद है वो पब्लिक सैंक्शन, पब्लिक विल उसके बगैर है। हुकूमत के पास इखलाकी बरतरी नहीं है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान को ये पता है कि ये जिस तरीके से इलेक्शन जीत के इनको बिठाया गया है और ये मजीद इस तरह चल नहीं पाएगा, हो नहीं सकता। झूठ की बुनियाद पर आप जो मर्जी इमारत खड़ी करें, आखिरकार उसने जमीन बोस होना ही होना है। ये कुदरत के कवानीन है, ये ज्यादा अरसा नहीं चल पाएंगे। और मैं तो हैरान हूं कि अब उसको चलाने के लिए ये मजीद जो कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर रहे हैं, आइन के अंदर तरमीमें करना, सुप्रीम कोर्ट को उसके विंग्स को क्लिप करना, ये पूरे प्रोसेस को मीनिंगलेस कर रहे हैं। पूरी रियासत के स्ट्रक्चर्स के साथ खेलना शुरू हो गए। और आमिर भाई, इस वक्त फ्रैंकली देखें 60% पाकिस्तान में जो स्टेट की जो रिट है वो इस वक्त तकरीबन कोलैप्स कर चुकी है। आप 60% पाकिस्तान में रात के वक्त शाम ढलने के बाद बाहर नहीं निकल सकते। आपकी जो सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनका हाल आपके सामने है। ऐसे मौके पे आप बाकी मानदा पाकिस्तान के अंदर एनार्की क्रिएट कर देंगे, सुप्रीम कोर्ट अदालतों के फैसलों पर वैसे अमल नहीं हो रहे, तो ये हम किस तरफ लेके जाना चाहते हैं मुल्क को। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो सूरत हाल है, बलूचिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है, आप क्राइसिस के ऊपर क्राइसिस ऐड करते जा रहे हैं। तो हमें इस टाइम पे जरूरत इस चीज की है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को एक एक स्टेप पीछे होना पड़ेगा। पाकिस्तान के जो क्रिटिकल इश्यूज हैं उनको ठीक करने के लिए रेडिकल स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। बलूचिस्तान की हालत आपके सामने, तो हमें सबको एक एक कदम पीछे हटना है। हमें हीलिंग प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा इस मुल्क में, और वो हीलिंग प्रोसेस उस वक्त तक नहीं शुरू कर सकते जब तक कि जो जमातें हुकूमत में है वो अपना दिल बड़ा नहीं करेंगी। वरना पाकिस्तान खुदा ना खास्ता ये हम गलत सिम्त में बढ़ रहे हैं। तो वी कैन ओनली होप एंड रेज अलार्म, और वो हम कंटिन्यूसली करते आ रहे हैं कि हुकूमत किसी तरह खुदा का खौफ करे और पीछे हटे, बड़ा दिल करे, पॉलिटिकल पार्टीज को एंगेज करे, मेन ऑपोजिशन पार्टी को एंगेज करे, सोशल मूवमेंट्स को एंगेज करे, मुल्क में कोई हम एक माहौल क्रिएट कर सकें कि लोग पीसफुली इस मुल्क में रह सकें। लोग मुल्क छोड़कर निकल रहे हैं। अभी वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से तमाम देखने वालों को खुश आमदेद कहेंगे। ओवर टू यू आमिर साहब। अपने इब्तदाइये में एग्जैक्टली यही बात कह रहा था कि यहाँ पे तरजीहात का एक तजाद नज़र आता है कि इसके अंदर आपने जो नक्शा खींचा है इसमें आलमी जंग का भी एक खदशा है। बॉर्डर तक हमारे अगर ईरान के ऊपर हमला हो जाता है इसराइल का, तो ये हमारा बॉर्डर लगता है, हमारे बॉर्डर पर जंग आ रही है। और साथ इसमें जो तेल की कीमतें पहले ही $80 के करीब बैरल जा चुका हुआ है, और मज़ीद अगर बढ़ जाता है तो उसके हमारी मईशत पे क्या, महंगाई के ऊपर क्या असरात पड़ेंगे, ये भी है। ख्वाजा आसिफ साहब का तो समझ आती है, जिस तरह आपने नवाज शरीफ साहब का जिक्र किया कि उनके हल्के की, तो ख्वाजा साहब के भी जो जीत थी वो भी काफ़ी मज़का खेज थी। मगर उनका ये कहना कि जनाब अगर ये उल्टा दिया गया 8 फरवरी का इलेक्शन को, या डब्बे खुल गए तो यहाँ एक क़यामत आ जाएगी और बहुत बड़ा बहरान आ जाएगा, ये क्या बहरान आ जाएगा? कोई बहरान नहीं आएगा आमिर भाई। हकीकत लोगों के सामने आनी चाहिए। अगर हमने मुल्क को कानून और ज़ाब्ते के तहत चलाना है, हमने आइन के अंदर एक लफ्ज लिखा हुआ है कि जो विल ऑफ द पीपल है वो एक सेक्रेट ट्रस्ट के तौर पर ट्रीट की जाएगी।
विल ऑफ द पीपल, लोगों की मंशा, वो मुकद्दस अमानत है। जब तक हम उस प्रोसेस को मुकद्दस नहीं समझेंगे जिस तरह हमारा आइन कहता है, उस वक्त आप इन चीजों का शिकार रहेंगे। और माजरत के साथ ये जो पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनको लगता है कि ये इक़्तिदार से बाहर होंगे, क़यामत आ जाएगी। आज 70% पाकिस्तान 40 साल से कम उम्र के लोगों का है। इतना बड़ा डेमोग्राफिक चेंज इस मुल्क के अंदर आ चुका है। ये बड़ी तेजी से अर्बनाइज होने वाला मुल्क है। और आज जो पुरानी जमातें, पीपल्स पार्टी उठा लीजिए, मुस्लिम लीग नून उठा लीजिए, उनके अंदर कोई ट्रांजिशन नहीं हो रहा, उनके अंदर क़यादतें नहीं तब्दील हो रही। वही लोग जो आप 9 बजे के खबरनामे में 80 की दहाई और 90 की दहाई में देखते थे, वही आज मुस्लिम लीग नून की सियासत में मौजूद है। वही मेजॉरिटी लोग पीपल्स पार्टी की सियासत में मौजूद है। ये जमातें चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, चेंज को जगह नहीं दे रही अपने अंदर इन्होंने डिक्टेटरशिप जमातों के अंदर बना के रखी हुई है। इनको लगता है कि बस यही है और इसी तरह पाकिस्तान चलेगा। पाकिस्तान अब इनसे यकीन मानिए कि अगर इन्होंने अपने आप को तब्दील ना किया तो जिस तरह ये इन इलेक्शंस में इररेलेवेंट हुए, ये तारीख में भी शायद इररेलेवेंट हो जाएंगे। ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि ये 20वीं सदी की सियासत और 20वीं सदी के जो सियासतदान हैं, ये उनका सारा किया धरा है। मगर जो 21वीं सदी के हमारे नौजवान लीडर बिलावल भुट्टो साहब हैं, आगे आप जिक्र कर रहे थे कि पता नहीं कि इनकी हिकमत अमली की मंतक पता नहीं क्या है, मगर एक जो तासुर दिया जा रहा है कि उनको ये लॉलीपॉप दिया गया है कि आपको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। मुझे नहीं समझ आती कि अगर उनको प्राइम मिनिस्टर बनाना तो वो कैसे बनेंगे, नून लीग क्यों राजी हो जाएगी और वो बन के क्या कर लेंगे? जी बिल्कुल, इस मुल्क में वजारत उज़्मा के अंदर रह क्या गया है, वो तो आइन और कानून के तहत तो बिलाशुबा चीफ एग्जीक्यूटिव की पोजीशन है, लेकिन वो तो एक अब ग्लोरिफाइड मैनेजरियल पोजीशन में तब्दील हो चुकी है। फॉरेन पॉलिसी पे आपका कोई इख्तियार नहीं, आपका इकोनॉमी पे कोई इख्तियार नहीं, SIT वहां पर मौजूद है, आप इंटरनली आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये मैं नहीं समझता कि शहबाज शरीफ साहब का मुकाबला कोई कर सकता है। और शहबाज शरीफ साहब जिस तरीके से अपना रोल प्ले कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उनको तब्दील किया भी जाएगा या उन जैसा रोल कोई और प्ले कर सकता है। ठीक है सर, मुझे ये भी बताइएगा, जिस तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी की बात हो रही है, बार बार वो वफाकी आईनी अदालत की बात तो कर रहे हैं कि ये बड़ी ज़रूरी है, इंसाफ की फरहमी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंसाफ जितना जल्दी हो सके, जितना तेज़ी से हो सके वो उतना अच्छा है। आमिर साहब ने भी इन फिगर्स को शेयर किया और बहुत सारे अहम जो बड़े बड़े वकला हैं, बैरिस्टर्स हैं, उन्होंने भी इस फिगर को शेयर किया कि 1% ऐसे केसेस हैं जो कि आइन से रिलेटेड हैं। अगर 187 केसेस के लिए एक आइनी बेंच बना के मुसलसल उस पर काम करके 4 से 5 महीनों में इस किस्से को पार किया जा सकता है, तो फिर एक आईनी अदालत का मुतालिबा बार बार क्यों हो रहा है? एक बेंच से भी तो काम हो सकता है, तो इतनी बड़ी बिल्डिंग अलग से एक अदालत बनाने के लिए क्यों दरकार है ये? सिर्फ इसलिए कि एक जज साहब का रास्ता रोकना है और एक जज साहब को वापस री एम्प्लॉय करना है। सादा सा इसका जवाब है। सर आपने बड़ी सादगी से बता दिया कि इतना सादा मामला नहीं, आपने बहुत सादगी से बता दिया। उसमें दूसरा जो है, JUI ने एक स्टांस लिया हुआ जो कि बड़ा काबिल दीद है, मतलब काबिल स्ताइश है, कि उनका ये कहना मौलाना का कि ये असम्बली जो है, पार्लियामान जो है, ये 8 फरवरी के इलेक्शन की कंट्रोवर्सी की वजह से मुतनाज़ा पार्लियामान है, इसके ज़रिए कोई मेजर किस्म या कोई भी आइनी तरमीम की अहलियत इनकी नहीं है। तो अगर फ़र्ज़ करें कोई बेंच के हवाले से ये कहे कि जनाब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच एक बन सकता है सुप्रीम कोर्ट के तहत भी, मगर ये भी एक अखलाकी सवाल आ जाता है कि इस पार्लियामान से कोई भी आईनी तरमीम करवाना एक मुनासिब बात नहीं होगी। जी ये बिल्कुल मुनासिब बात तो नहीं होगी, लेकिन हमारे मुल्क में इस वक्त पॉलिटिक्स ही मीनिंगलेस हो गई है। जिन जमातों को हम समझते थे कि वो इस सारे जो जमहूरियत की डिफेंस लाइंस हैं, वो तो खुद कॉम्प्रोमाइज हो बैठी है। अब जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, ये एक हाइब्रिड की जो इख्तरा आई है, इसके अंदर तो बस यही चलता रहेगा। इमरान खान साहब ने इस हाइब्रिड निज़ाम का दरवाज़ा खोला और आज ये हाइब्रिड का निज़ाम मुकम्मल तौर पर इस मुल्क पर राइज हो चुका है। और हमें जो चीज़ समझ नहीं आ रही कि ये 25 करोड़ लोगों का मुल्क बन गया है, 5-10 साल में ये 30 करोड़ की आबादी का मुल्क बन जाएगा।
गवर्नेंस के इश्यूज बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं। अब ये बंद कमरों में बैठकर ये मुल्क नहीं चलाया जा सकता, एक फर्द वाहिद की मर्जी के मुताबिक भी नहीं चल सकता। आपको सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, सिस्टम्स को एफिशिएंट बनाना पड़ेगा, आपको अपने जो गले सड़े निजाम है इसको रिफॉर्म करना पड़ेगा। उस तरफ कोई नहीं जा रहा, सिर्फ और सिर्फ पावर पॉलिटिक्स, अपने इक्तदार की परपेचुएशन के इक्तदार हमारा किसी हर सूरत जारी रहना चाहिए। आज इमरान खान साहब की भी मासूमाना सी ख्वाहिश है कि एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ मिल जाए और मिलने के बाद वो अपने मुखालफिन का रगड़ा निकाले। तो ये हमें इस सोच से ही बाहर आना पड़ेगा। हमें इस माशरे के अंदर एक बहुत बड़ा हीलिंग प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा, पोलराइजेशन को खत्म करना पड़ेगा। आप फिगर्स उठा के देखें तो इंसान खौफ जाता है कि इस वक्त 40% पाकिस्तानी सतह गुर्बत, ये तकरीबन आधा पाकिस्तान है आमिर भाई, जो सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। और सतह गुर्बत जब हम ये लफ्ज कहते हैं तो इसके मायने ये है कि वो लोग 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते। आधा पाकिस्तान इस वक्त 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहा। और हमारी आप जो इस मुल्क की अशराफिया है, उनके आपस में इक्तदार के मसले ही नहीं खत्म हो रहे। तो हम न जाने, मैं तो हैरान हूं कि कितना अहम है इक्तदार के, उसके लिए आप अपना सब कुछ दाव पे लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ लोगों की तरफ भी देखें, मुल्क के अंदर नॉर्मलसी क्रिएट करें, रीजन के बाकी मुल्कों की तरफ देखें, वो आगे निकल रहे हैं। आपके बराबर में इंडिया बैठा है। अब तो सितम ज़रीफी ये अफगानिस्तान हमें कहता है कि अपने मुल्क के हालात ठीक करो, इस काम पे नेगेटिव असर पड़ेगा। कोई खुदा का खौफ करे कि इस तरह रियासतें नहीं चला करती। वो वक्त गुजर गए कि जिसमें आप लोगों की मंशा के बगैर, इस मुल्क में इतनी बड़ी आबादी है नौजवानों की कि आप उनकी मर्जी के बगैर ये मुल्क चला लें। ये अब मुमकिन ही नहीं रह गया। हम मजीद बिगाड़ पैदा करेंगे, जितनी जल्दी सुधर जाए बेहतर है। ये आपने जो खित्ते के ममालिक का जिक्र किया, इंडिया की रिजर्व जो हैं वो 700 अरब डॉलर क्रॉस कर गए हैं। वो दुनिया में 4थे नंबर पे रिजर्व्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आ गए हैं। और हमारे ये 10 अरब डॉलर का रोप डाला जाता है कि खुदा न खास्ता ये ऑयल ही अगर 90 को भी क्रॉस कर जाता है तो 3-4 बिलियन डॉलर की तो वहीं से हमें डस पड़ जाएगी। और 20 से 25 बिलियन डॉलर इस साल हमने कर्जे वापस करने हैं, तो ये हवा में उड़ जाएगा। मगर आज जो पंजाब हाउस के अंदर खिलखिलाहट नज़र आई कि वहाँ से ये तासुर मिला कि JUI का इंतज़ाम उन्होंने गालबन कर लिया है। और नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है वो आगे जाने के लिए तरमीम के बाद वो के लिए तैयार हैं। और उसका एक इशारा जो स्पीकर साहब ने खत लिखा है इलेक्शन कमीशन को, दूसरा जिससे ये एक शक पड़ता है कि शायद वो नोटिफिकेशन करके ये तरमीम करवा लेंगे, मखसूस रिश्ते दे देंगी, बाद में रिवर्स भी हो जाएगा तो क्या फ़र्क आएगा। आप क्योंकि बैरिस्टर भी हैं, इसकी लीगैलिटी पे ज़रा मुझे रोशनी डालिएगा। देखिए, तरमीम अब कर ली जाएगी। जब तक अगर जोर जबरदस्ती से तरमीम कर ली जाती है तो फिर उसके बाद जो ऑप्शन रह जाता है वो अदालती फोरम्स बेमायनी होकर रह जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली उसके बाद फिर सिर्फ एक ही एवेन्यू बाकी रह जाएगा और वो है सड़क का। इस्लामाबाद में अभी चंद रोज पहले एक कन्वेंशन हुआ वकला का, मैं खुद भी वहां पर गया। पूरे मुल्क के जगह जगह कोनों में ये कन्वेंशन शुरू हो चुके हैं। तो वहां पर मैंने जो मूड देखा, एक तो बहुत बड़ी पार्टिसिपेशन थी यंग लॉयर्स की, और जो मैंने वहां पर मूड देखा वो किसी भी सूरत इस आईनी तरमीम को एक्सेप्ट करने के हवाले से ठीक नहीं था। वकला को इवेंचुअली फिर सड़क पर निकलना पड़ेगा और फिर एक नया फ्रंट है जो हुकूमत खोल ले गई। इस मुल्क में कोई फ्रंट्स की कमी रह गई है जो ये एक नया फ्रंट खोलने जा रहे हैं। So it's pretty unfortunate that we are heading in that direction. ये बार का तो आप ये मूड बता रहे हैं, वो बिल्कुल जो है 500 वकला का खत आया, फिर पहले 300 वकला का आया। सो सारे ही सूबों से और वफाक से यही मूड का पता चल रहा है वकीलों का। जजेस का मुझे नहीं समझ आ रही। मैं समझना चाहूँगा कि वहाँ भी एक अक्सरियत 8-5 के फैसले से जो कि मखसूस नशिस्तों में पता चला, जो कि इन सियासी मसाइल के ऊपर नजर आ रहा है उनका मूड। तो फिर क्या मेजॉरिटी जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, उनके पास भी कोई है ऐसा तरीकाकार कि वो अपनी इसको रजिस्टर करवा सके? जी बिल्कुल, एक तरीकाकार है तो सही, लेकिन मेरे ख्याल से उसको अभी डिस्कस करना भी जरा
प्रीमेच्योर होगा, तो लेट्स होप कि वहां तक मामलात पहुंचे ही नहीं। आमिर साहब मैं एक सवाल वैसे तफसील अगर डिस्कस कर लेते हैं, क्या कुछ रह गया पाकिस्तान तो में कुछ भी नहीं पता रह गया, तो डिस्कस कर ही ले। कैरी ले वो कि 97 में जो है इससे बहुत कम बुरे हालात थे, मगर वहाँ पे पाकिस्तान की तारीख में जजेस ने बड़ी बड़ी दफ़ा बहुत बहुत बड़ा कू किया हुआ है। तो क्या सिर्फ मतलब ऑब्जर्वेशंस के जरिए गुस्सा निकालते रहेंगे या कुछ करेंगे भी? जी मेरे ख्याल से अल्टीमेटली अगर सूरत हाल यहाँ तक पहुंच जाती है तो फिर उनको तवक्को यही होगी वकला की भी कि जज साहिबान फिर वो खुद भी कुछ करेंगे, हाल जुल दिखाएंगे कुछ। ठीक है। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा, एक तो आपकी तरफ से भी अदालत के अंदर दरख्वास्त डाली गई है इन आईनी तरमीम के हवाले से कि एक तो उसको पब्लिक किया जाए उसके ड्राफ्ट को, और फिर हमें ये भी पता है कि पाकिस्तान की जो तमाम हाई कोर्ट्स के जो वकला हैं उनकी तरफ से भी, बार्स की तरफ से भी ये दरख्वास्तें दी गई हैं कि इस ड्राफ्ट को पब्लिक भी किया जाए और पब्लिक की राय भी शामिल की जाए, जैसे आपकी दरख्वास्त में कि जी 18वीं तरमीम के अंदर भी अवाम की राय को शामिल किया गया था। अभी आपने बताया बहुत सारे कन्वेंशन मुल्क भर में हो रहे हैं, वकला का मूड भी नजर आ रहा है। क्या मैं आपकी इस बात से ये अखज़ कर सकती हूँ कि अगर आपकी दरख्वास्त या वकला की दरख्वास्त को नहीं देखा जाता, उसको अटेंड नहीं किया जाता उस तरह से, और ये आईनी तरमीम हो जाती हैं, तो क्या मुल्क के अंदर कोई आप वकला की तहरीक उभरती हुई देख रहे हैं, और उसका दायरा कार आप क्या देख रहे हैं? 100% मैं वकला तहरीक देख रहा हूँ जी। जब आखिरी वकला तहरीक चली थी इफ्तिखार चौधरी साहब और परवेज मुशर्रफ साहब के खिलाफ उस दौर में, तो उस वक्त से लेकर अब तक 14 साल का अरसा गुजर चुका है। इन 14 सालों में आप जो रजिस्ट्रेशन है बाज की, अगर सिर्फ आप वो उठा कर देखें तो हजारों के हिसाब से वकला ऐड हुए जी। और मेजॉरिटी जो वकला की है वो सारे प्रीडोमिनेंटली जिस तरह हमारी सोसाइटी के इस वक्त डेमोग्राफिक्स हैं वो यंग वकला की है, और वो अपने पॉलिटिकल राइट्स के बारे में, इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर के बारे में बड़े सेंसिटिव हैं। और साथ ही साथ इस वक्त मेरा ये ख्याल है कि अगर ये फ्रंट खुलता है तो इसमें हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए बतौर सियासतदान हम बहुत ज्यादा चीजों पर सेल्फ सेंसरशिप भी हम का शिकार रहते हैं। लेकिन अब मैं जिस तरह आपको बता रहा था कि मैं कन्वेंशन में गया तो वहां पर मैंने जो तकारीर, एक के बाद एक तकरीर जो थी उसके अंदर मिसाइल भी थे, तो वो जो नुक्ता आगाज ही होना है, वो नुक्ता आगाज ही बहुत सारी चीजों के लिए, बहुत सारी कुव्वतों के लिए इस मुल्क में कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करेगा। तो आई होप कि मामलात वहां तक नहीं पहुंचेंगे। बहरहाल ये उम्मीदें ही की जा सकती हैं। मैं तो ये JUI के तर्जुमान का तफसीलात पढ़ रहा था कि उन्होंने कहा जी हमारे पास जब मसवदा लेके आए तो हमने कहा जनाब ये फौजी डालते हैं, और ये जो इसके अंदर आर्टिकल 8 का जो आपने जिक्र किया, ये चीज़ें ये तो की ही नहीं जा सकती। तो उन्होंने कहा जी आपको जिस पे हाँ है ना वो आप इसमें उसके ऊपर टिक मार्क कर दें, बाकी हम देख लेंगे। तो उसमें अल्फाज बड़े अच्छे उनके, उन्होंने कहा जी इस तरह की ये आईनी तरमीम है, कोई खिचड़ी बना रहे हैं कि 2 दाल के दाने डाल दें और 2 दाल के डाल दें, तो ये इनको अंदाजा नहीं है कि ये खिचड़ी जो है, ये जो एकेडमिक वैसे हो जाती हैं कि ये कॉमन लॉ को और सिविल लॉ को और जस्टिस को जो पता नहीं कैसे मिक्स कर रहे हैं, इनको अंदाजा नहीं है कि वकला के लिए इसको नए निज़ाम को समझना या वो करना वो कितना मुश्किल काम होगा। आमिर भाई देखिए, मैं बड़ी क्लैरिटी के साथ ये अर्ज कर दूं कि अमूमन हमारे यहाँ लोगों के जहन में एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है कि जी कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट कुछ भी कर सकती है। भुट्टो साहब की मैं आपको तकरीर का हवाला देता हूं कि जिस दिन आइन पास हुआ उन्होंने अपनी तकरीर के अंदर कहा कि पार्लियामेंट, हम जो इस आइन के जरिए क्रिएट करने जा रहे हैं उसके पास अनफेटेड इख्तियारात नहीं होंगे। उस पार्लियामेंट के इख्तियारात के ऊपर इस आइन के तहत 2 कदगनें लगाई गई हैं। पहली कदगन ये है कि ये इंसानी हकूक के हवाले से कोई लेजिस्लेशन को रिवर्स नहीं कर सकती, ये कदगन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर में। दूसरी कि इन आईनी हकूक का मुहाफ़िज़ अदलिया को बनाया गया है और आज़ाद अदलिया इस आइन का एक प्रोमिनेंट फीचर है। अब आप अगर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात करते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट को इफेक्टिवली कन्वर्ट कर रहे हैं एक सिर्फ क्रिमिनल और सिविल अपील सुनने की अदालत में। और साथ ही ये अदलिया की आज़ादी पर और जो 7 तरमीम के अंदर एक हिस्सा ये इन्होंने ये भी डाला हुआ है
कि सुप्रीम कोर्ट जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसका जो जज है उसकी उम्र 65 से 68 साल तक रखी गई है। तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की जो उम्र है 65 साल, उसके सामने आपने एक और लालच क्रिएट कर दिया, ग्रीड क्रिएट कर दिया कि अगर तो उसने अपनी नौकरी कंटिन्यू रखनी है तो उसको वही फैसले देने पड़ेंगे जो हुकूमत को खुश करेंगे। आप इस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की इन प्रोविजंस के तहत, इस आइडिया के तहत आप जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव के ताबे कर रहे हैं। और फिर जो फंडामेंटल राइट्स के हवाले से जो आप अमेंडमेंट्स लेकर आ रहे हैं, आप उनको एक्सपैंड तो कर सकते हैं लेकिन आप उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते। ये सेफ्टी वॉल्व है जो आइन के अंदर आर्टिकल 8 की सूरत में लगाया गया है और ये आर्टिकल 8 को ही बदलना चाह रहे हैं। तो ये किसी भी सूरत, यकीन मानिए कि ये, क्योंकि वकला तो इस रोजमर्रा अदालतों में पेश होना, इन तमाम प्रोविजंस को कोट करना, उनकी ड्राफ्टिंग करना, उनके ऊपर बहसें करना, वो बहुत कॉन्शियस है इस चीज के ऊपर, बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये इनकी खाम ख्याली है, इनको समझ लग जाएगी। तो आज आप पर हम दुआ ही करते हैं, मगर आज जो जिस तरह की खिलखिलाहट नजर आई पंजाब हाउस में कि वो उनको ये इन चीज़ों का या अदराक नहीं है या समझना नहीं चाहते हैं, पर दुआ ही कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपका। बेहद शुक्रिया। मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब हमारे साथ मौजूद है। अभी एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे आईनी तरमीम के ऊपर हमने बड़ी डिबेट कर ली, बड़ी तफसील से बात की। अब हम बात करने जा रहे हैं अवामुन नास की, पाकिस्तान की आवाम की हम बात करने जा रहे हैं। उनके जो मेजर इशूज़ हैं उनको हल करने के लिए जो हुकूमती तरजीहात हैं या हुकूमत का जो देखने का ज़ाविया है वो कितना दुरुस्त है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहेंगे तमाम देखने वालों को। अब हम पाकिस्तानी अवाम और उनके मसाइल के ऊपर ज़रा तफसील के साथ गुफ्तगू करने जा रहे हैं और इसमें जो सबसे बड़ा मसला अवाम के लिए वो बहुत ही ज़्यादा महंगी बिजली है। अब महंगी बिजली के सद्देबाब के लिए गवर्नमेंट की तरफ से क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे और प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे प्रोग्राम मुकाबिल के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं मोहम्मद अकमल खान साहब। थैंक यू सो मच अकमल साहब। ओवर टू यू आमिर साहब। जी, ये IPPs का हम तसलसल के साथ इसको फॉलो करते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि पाकिस्तान की ना मईशत चल सकती है इसके बगैर। इतनी महंगी बिजली के साथ गौहर एजाज साहब जो इस कैंपेन को लीड कर रहे हैं वो भी बार बार कहते हुए नज़र आए हैं कि जनाब ये हम अपने कम्पीट नहीं कर सकते इस खित्ते के ममालिक के साथ, इतनी महंगी बिजली के साथ ये नहीं चल सकती, इंडस्ट्री बंद हो रही है। और आम आदमी के लिए मसला तो है ही है, 60 रुपये के ऊपर जब यूनिट होता है तो वो फिर क्या करें, मर गए हैं महंगाई की वजह से। तो आज जो है एक मैं समझता हूँ एक ड्रामा ही कहूँगा उसको कि बड़ी क्रेडिट लिया गया कि जनाब हमने 5 IPPs जो हैं उनको राज़ी कर लिया है और मसला अब जिस तरह बताया था तो ये दिया गया कि मसला हल हो गया है। उसके अंदर ये बताया गया कि जनाब 400 अरब रुपया जो है ना इससे बच जाएगा, पर यूनिट भी इससे फ़र्क पड़ेगा। हमारे ख्याल में तो इसका पर यूनिट जो है ना कोई रुपए का भी शायद फ़र्क ना पड़े। हाँ, फ्यूचर के लारे बड़े लगाए जा रहे हैं, वो कह रहे हैं 10 रुपये का पड़ेगा, ये नहीं बता रहे कि कितने सालों में। पहले अवैस लगारी साहब कह चुके हैं कि 1.5 साल में शायद ये 10 रुपये का फ़र्क पड़ेगा। तो ये जो हमारा एक बुनियादी तौर पे एक जो कंसिस्टेंटली एक डिमांड, ये सबकी डिमांड रही है कि इनका ऑडिट कराएं, इनका शुक्रगुजार होने की ज़रूरत नहीं है। ये पकड़े जाएंगे कि ये जिस तरीके से ये डील्स हुई हैं और ये क्योंकि इसके अंदर हुक्मरान पार्टियां, पीपल्स पार्टी और ख़ास तौर पे नून लीग, उनके ख़ानदान की अपनी इसके अंदर IPPs जो हैं वो शामिल रही हैं और वो खुद ही बेनिफिशरी अपनी पॉलिसियों के रहे हैं। तो इस वजह से ये तफ्तीश नहीं होने दे रहे, ये हमारा ख्याल है। आज का मैं समझाना चाहता हूँ कि क्या जो ये इतना बड़ा क्रेडिट है, ये अकमल खान हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी हैं, ये बड़ा कंसिस्टेंटली इसको फॉलो करते हैं। अकमल ये हमें ज़रा समझाएं, ये जो इतने बड़े दावे किए और तालियां भी बजाई गई और कमाल हो गया कि जी बिजली का मसला हल कर दिया, ये किस हद तक हल हुआ है? आमिर साहब, अवैस लगारी साहब का आज मैं बयान देख रहा था कि वो कह रहे हैं कि 411 अरब रुपये जो है वो बच जाएंगे आवाम के और 10 रुपये कम अज़ कम फ़ी यूनिट
अगर ये 5 प्लांट बंद होते हैं तो वो कम होंगे। पहली बात यह है कि मैं सिर्फ बता दूं आवाम के लिए कि ये 70 से 80 अरब रुपए सालाना बचत होगी। ये जो 2400 मेगावाट के प्लांट जो हैं वो बंद किए जा रहे हैं। मैं सिर्फ ये याद आने के लिए कि 2100 अरब रुपए का सालाना हमें ये टिका लगता है IPPs का, उसमें से ये कह रहे हैं कितने की बचत होगी? सिर्फ 70 से 80 अरब रुपए सालाना की बचत होगी, जो कि 2% बनती है कैपेसिटी पेमेंट्स का। ये अब अवैस लगारी साहब जो इसका इतना बड़ा क्रेडिट ले रहे हैं और वज़ीर आज़म साहब आज काबीना इजलास के बाद जो है बड़े शुक्रिया अदा कर रहे थे कि जी इन्होंने कौमी मुफाद को मुकद्दम रखा, ज़ाती मुफाद को जो है वो बलाए ताक रखते हुए। तो मैं ज़रा ये बता दूँ आमिर साहब कि ये जो 4 प्लांट हैं इसमें 1994 की पॉलिसी के तहत वाले हैं और एक प्लांट 2002 की पावर पॉलिसी के तहत लगाया गया था। अब ये इनमें से कुछ प्लांट हैं जो 14 दिन चले हैं टोटल पिछले साल, कुछ प्लांट्स हैं जो 41 दिन जिन्होंने टोटल जो है काम किया है, कुछ प्लांट्स हैं जो ऑपरेशनल थे 10 दिन। इस तरह से ये इनकी जो एवरेज जो प्रोडक्शन थी बिजली की वो साल के 365 दिनों में से वो 10 से आप समझ लें 30-40 तक थी। इनकी अभी गवर्नमेंट ने मनाया है बाजू मरोड़ के या मिन्नत करके और उनके शुक्रिया अदा किए जा रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं ये जो हबको पावर है, अब इसमें ना एक मैं ऐड सिर्फ कर दूं कि ये हमने ही खबर ब्रेक की थी कि जनाब ये अपना टाइम पूरा कर चुके हैं और इनको एक दरमियान में इस तरह का एक्सटेंशन देने की बात की जा रही थी। तो ये मोरलेस वही थे जिनको वैसे ही फारिग होना था, तो ये क्रेडिट जो ले रहे हैं वो इतना बनता नहीं है। जारी रखिएगा। बात यह है कि AES लालपीर की बात, जो लालपीर की बात हो रही है, ये 1997 में इसने काम शुरू किया था। इसको जो लाइसेंस दिया गया वो दिया गया 2003 में आके, जबकि पावर परचेज एग्रीमेंट इस कंपनी के साथ जो इनकी वेबसाइट पर भी पड़ा हुआ है वो 1994-95 के हैं। इन तारीखों में हेर फेर को हमारे सरकारी बाबुओं ने इस्तेमाल किया और इनकी जनाब तोसी कर दी। 2019 में जो ख़त्म होना था मुआहदा उसको बढ़ा के 2029 तक ले गए और आज वज़ीर आज़म साहब ने हम पे एहसान कर दिया कि देखें ये वक्त से पहले हमने इनके जो है ना मुआहदे ख़त्म कर दिए हैं। दूसरा ये जो प्लांट जिनकी हमने खबर भी दी थी, हबको कोहनूर एनर्जी उसका नाम शामिल नहीं है, हबीबुल्ला कोस्टल का नाम इन 5 में शामिल नहीं है, इनके लाइसेंसों में भी तोसी दी गई थी। सबा पावर का नाम शामिल है, गुल अहमद एनर्जी, अल्टर्न एनर्जी और टपाल एनर्जी, इनके लाइसेंस जो हैं वो क्यों नहीं मनसूख किए गए। तो बात यह है कि ये जो अल्टर्न एनर्जी है इनका तो स्पेसिफिकली मैं बता दूं कि माशाल्लाह हमारे वज़ीर आज़म साहब के इस दौरे हुकूमत में जून में गालबन ये नेपरा की वेबसाइट पे लाइसेंस पड़ा हुआ है, इनका लाइसेंस जो है वो रीन्यू किया गया है, उसमें तोसी की गई है। अब आमिर साहब ये जो प्लांट्स हैं ये किन किन के हैं और इनको कितने पैसे अदा हुए हैं पिछले साल में और पिछले 10 सालों में, मैं बता देता हूँ एक एक करके। हबको पावर प्लांट हबीबुल्ला साहब हैं, उनका है पिछले साल 1 यूनिट बिजली प्रोड्यूस नहीं की इस प्लांट ने। कितनी? 1 यूनिट भी बिजली नहीं दी, लेकिन अदायगी कितनी हुई है? कैपेसिटी की मद में 24 अरब रुपए अदा किए गए हैं जी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अदा किए हैं। 24 अरब रुपया कोई काम ना करने का। जी काम ना करने का। 24 अरब रुपया ये आपके और हमारे बिलों में आता है, इसको जरा इस तरह समझिएगा जी। और 205 अरब रुपए जो हैं वो पिछले 10 सालों में इस कंपनी को कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में हमने आवाम ने अपनी नेक हलाल कवाई में से जो है वो अदा किए हैं। आगे ख्वाजा आसिफ साहब भी, क्योंकि याद रहे कि इनको 480 अरब रुपया बड़ी जल्दी में जब ये हुकूमत आई थी नवाज शरीफ साहब की तीसरी, उसमें दिलवाए गए थे और ये कहा गया था कि जनाब ये बड़ा ज़रूरी है, बगैर प्री ऑडिट के, बगैर किसी ऑडिट के वो रातों रात इनको दिलवा दिए गए थे। तो उनके भी कुछ एक आधी इस कंपनी में किसी में शेयर हैं। जी मैं बता देता हूँ। AES लालपीर जो है उनकी 2014 की ऑडिट रिपोर्ट जो है वो उनकी अपनी वेबसाइट पे पड़ी है, उसमें ख्वाजा आसिफ साहब के नाम कुछ शेयर हैं। ख्वाजा साहब बाद में तरदीदें करते रहे, उन्होंने तरदीद की, लेकिन वो वेबसाइट पे रिपोर्ट आज भी पड़ी हुई है। ठीक है, तो आमिर साहब ये जो AES लालपीर है ये पिछले साल इसने सिर्फ 11% प्रोडक्शन दी है, यानी आप समझ लें सिर्फ 41 दिन चला है ये प्लांट, और इसकी जो कैपेसिटी पेमेंट है वो 52 अरब रुपए हैं।
ये इतना बड़ी हैरानकुन बात है कि ये 5 बंद करने का फैसला हो गया है। ज़रा आज ये बता भी देते कि एक्चुअली ये प्लांट किनके थे, इनके तो पावर परचेज एग्रीमेंट पब्लिक किए जा सकते हैं, इनसे अवैस लगारी साहब को मेरा चैलेंज है कि वो ये पावर परचेज एग्रीमेंट जो है वो पब्लिक करें ताकि आवाम को असल हक़ाइक़ तो पता चले। इसके अंदर जो है बुनियादी बात कि इनके एग्रीमेंट्स के ऊपर हुकूमत इस तरह बैठी हुई है जैसे खजाने के ऊपर सांप बैठा होता है कि जनाब ये कौमी सलामती का मसला है, ये हमारी और बिजनेस कम्युनिटी की भी डिमांड रही है कि ये शेयर करें। ये गौर एजाज साहब का ये क्लेम है कि उनके पास उन्होंने इसके ऊपर काम किया हुआ है और शायद हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी जो पिटीशन है वो एक तो लग जाएगी और उसके साथ ये वहाँ पे शेयर होंगे ताकि हम भी देख सकें किस किस को कैसे कैसे किन टर्म्स के ऊपर ये दिया गया, क्योंकि ये हमारे पे एहसान ना करें, ये हमारा पैसा है जो खाया पिया गया है, हमें उसका हिसाब चाहिए। आमिर साहब बात ये है कि गौहर एजाज साहब का आज का अगर बयान देखें तो वो बड़े खुश दिखाई दिए। ये जो ऊँट के मुंह में ज़ीरा दिया है, हमारे यहाँ कहावत है, उस पर आज खुश दिखाई देते हैं कि चले पहला कतरा ही सही, ये 5 प्लांट तो बंद होने जा रहे हैं। मेरी खबर भी देता जाऊँ कि इतलात हैं कि 18 पावर प्लांट्स और हैं जिनके मुआहदों को तब्दील कर दिया जाएगा कि हम जितनी बिजली गवर्नमेंट लेगी उतनी ही अदायगी उनको होगी कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में। ये 18 पे काम शुरू है, ये मिनिस्ट्री में काम हो रहा है। अब एक और पावर कंपनी सबा पावर के नाम से जो है, आमिर साहब ये इसके मालिक जो हैं आजकल जो मालिक हैं वो नदीम बाबर साहब का नाम आ रहा है इनके मालकान में ना, क्योंकि हमारे पास नदीम बाबर साहब याद दहानी के लिए ये पीटीआई की गवर्नमेंट में मशीर थे और यही सारा कुछ देखते थे। उस ज़माने में हमें ये खबर दी गई थी कि जनरल फैज़ की बदौलत जो है ये हम फैज़याब हो चुके हैं कि IPPs के साथ डील हो गई है। मगर एक अच्छा काम ज़रूर उस दौर में हुआ था कि कम से कम डॉलर के अंदर जो पेमेंट थी वो रुक गई थी, जिससे कि एक बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा। मगर ये खुद जो इसके अंदर इनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था और ये खुद बेनिफिशरी रहे थे, ये चोरी जारी रखी जी। 3 अरब रुपए इन्होंने आमिर साहब जो हैं ये लास्ट ईयर जो है इस कंपनी को अदा हुए हैं और 10 सालों में 17 अरब रुपए की अदायगी जो है वो हुई है। अब एक एटलस पावर है, एटलस पावर सिर्फ 47 दिन उसने पैदावार दी है। ये नंबर्स मौजूद हैं, ये सारा डेटा नेपरा की वेबसाइट पे मौजूद है। सिर्फ मसला क्या है कि हमारे बाबुओं ने 4 नंबर्स अवैस लगारी साहब को समझा दिए हैं कि जी आपने स्पिन करना है इसको कि जी हमने बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया है। ये प्लांट लास्ट 4 मिनट्स वो जो है अवैस लगारी साहब वो इसलिए उनकी बुनियादी नौकरी है कि इसको कवर अप कैसे करना है और तफ्तीश नहीं होने देनी। चले उनकी तो समझ आती है। ये एक साहब थे वो मोहम्मद अली साहब, उन्होंने एक बहुत बड़ी रिपोर्ट दी थी जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है ना ये सारा किया गया। तो पहले उन्होंने आधी तफ्तीश की, पहले कहा जी उनकी तफ्तीश मुकम्मल नहीं, बजाय कि तफ्तीश मुकम्मल करवा के पूरा ऑडिट करवाने के उनको बीच में ला दिया। आजकल वो भी अपनी ही रिपोर्ट की को कवर अप करने में नजर आते हैं। उनको तो समझाने की जरूरत नहीं है कि मसला क्या है। आवर साहब बात ये है कि मोहम्मद अली साहब, अवैस लगारी साहब, नेपरा, NTDC और पावर मिनिस्ट्री, इनको हमने 12 मैसेजेस भिजवाए, सवालात लिख के भिजवाए, उर्दू में लिख के भिजवाए कि भाई हमें ये कुछ इन्फॉर्मेशन है ये दे दें। आज कुछ इन्फॉर्मेशन तो खैर वो लास्ट जो था कि एक काम ज़रूर हुआ है कि इनका जो बीच में से वो कंपनियां जो हैं कुछ जिनको जिसमें नवाज शरीफ साहब की अपने ख़ानदान की भी चनोट पावर है शायद, उनको जो है फोक जो है गन्ने का उसको बदले के वो इम्पोर्टेड साउथ अफ्रीका के जो कोयला है जो साउथ अफ्रीका से चल के आता है उस रेट पे पैसे मिल रहे हैं। कितने अरब रुपए दिए गए हैं उनको हाल ही में? आमिर साहब जो उनको 2 अरब रुपए की अदायगी जो है मुबैना तौर पे बताई जा रही है, वो अभी तक वो सवाल भेजा हुआ है अवैस लगारी साहब, उसका जवाब नहीं दे रहे। मोहम्मद अली साहब ने कहा भाई मैं इस पे बात नहीं कर सकता। तो मैं सिर्फ ना एक क्वेश्चन छोड़े जाता हूँ, शायद अगले हफ्ते तक अवैस लगारी साहब जवाब दे दें कि क्या हबको, कोहनूर, हबीबुल्ला कोस्टल, सबा पावर, गुल अहमद एनर्जी, अल्टर एनर्जी, सबा का तो चले ख़त्म ये कर रहे हैं, टिपा
टोटाल एनर्जी, क्या इनके मुआहदों पे भी कोई गौर व खौज जारी है कि इनके मुआहदे भी ख़त्म हो रहे हैं? क्योंकि इनको इनमें से ऑल्टर्न की एक्सटेंशन जून जो लाइसेंस है, नेपरा की वेबसाइट पे जाके खुद देख लें, अगर कहें हम भिजवा देंगे उन्हें। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया अकमल, आपके इसको जारी रखेंगे। मैं क्विकली कितने मिनट इलेक्शन के ऊपर मैं चाह आप जी मैं क्विकली बता दूं कि हमारे यहाँ हम अपने अंदरूनी मामलात में इतने ज़्यादा फंसे हुए हैं कि हम गौर नहीं कर रहे हैं हमारे खिते में क्या हो रहा है। कश्मीर हमारे लिए बहुत अहम है। कश्मीर में हाल ही में इंडिया ने 10 साल बाद इलेक्शन करवाए और वो इलेक्शन के अंदर बीजेपी उसके अंदर बुरी तरीके से हारी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला की और कांग्रेस जो है 42 उनकी सीटें नेशनल कांग्रेस की आई हैं, 6 कांग्रेस की आई हैं, तो 46 से वहाँ पे हुकूमत बनती है। चीफ मिनिस्टर तो बन जाएंगी, उनकी चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला होंगे, पर वहाँ पे 2-3 बड़े सवाल हैं। वो सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ये एक लूली लंगड़ी पार्लियामेंट है, क्योंकि पहले ही आधा खिता यूनियन टेरिटरी में लद्दाख तो अलहदा कर दिया गया। अब बाकी के अंदर भी वहाँ गवर्नर साहब बैठे हुए हैं, गवर्नर को इख्तियारात बहुत ज़्यादा हैं। तो पहले खुद ही ये पार्टियां कहती रही नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत कि जनाब ये म्यूनसिपैलिटी के बराबर जो है ना ये एक हुकूमत के इख्तियारात हैं। तो क्या देखना होगा, फिर भी गनीमत है कि कश्मीर के लोगों को पिछले जो 5 साल से 2019 से जब से ये एब्रोगेट किया गया है 306, बहुत ही एक बुरा हालात हैं। और हमारे कुलीग इफ्तिखार गिलानी साहब के बकौल के उम्मीद ये की जा रही है कि शायद इसमें से कुछ ऑक्सीजन मिले। तो ये अभी सवाल है कि ये लूली लंगड़ी हुकूमत के बावजूद जो है शायद कुछ ब्रीदिंग स्पेस कश्मीर के अवाम को मिल सके, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो कि ये देखना होगा कि इससे कुछ फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता। चलिए बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच आमिर साहब। वक्त भी ख़त्म हो चुका है, मेरे देखने वालों का भी शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़।